बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है बेरी-सूडो रोटेशन। ठीक है, अब ये क्या बला है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाई थी, उसको सुनिए आप। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब सेंट्रल एटम, बहुत इंटरेस्टिंग बात हम लोग सीखी थी लास्ट क्लास में, जब सेंट्रल एटम भी छोटा हो और उसके साथ स्टेरिक नंबर 5 में साइड एटम भी छोटे हो, जैसे PF5 मॉलिक्यूल हो, तो मैंने कहा था ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं, इन मॉलिक्यूलों की TBP भी फॉर्म होती है, इन मॉलिक्यूलों की TBP भी फॉर्म होती है, मतलब इनकी TBP भी बनती है, और इन मॉलिक्यूलों में स्क्वायर पिरामिडल भी कोई उतनी ज्यादा अनस्टेबल नहीं होती। इसका मतलब इन मॉलिक्यूलों की स्क्वायर पिरामिडल भी फॉर्म होती है। अगर ऐसा हुआ तो ये कैसे पॉसिबल है? किसी एक ही मॉलिक्यूल में TBP और स्क्वायर पिरामिडल दोनों ज्योमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कोई एक ही चीज जो है वो गधा भी है और वो कुत्ता भी है। इसका मतलब यही हुआ, दो ज्योमेट्री का मतलब दो तरह की शक्ल होगी, और दो तरह की शक्ल होगी मतलब कोई एक ही चीज की दो तरह की शक्ल कैसे हो सकती है? वही चीज गधा भी है, वही चीज कुत्ता भी है, ऐसे कैसे संभव है? ऐसे तो संभव नहीं होना चाहिए। या तो वो यही होना चाहिए या तो वो वही होना चाहिए। लेकिन अगर वो दोनों में एग्जिस्ट कर रही है, इट मींस बहुत क्लियर कट बात ये है, उन दोनों ज्योमेट्रीज के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो एनर्जी का डिफरेंस बहुत लो है। अगर वो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता तो ऐसा नहीं होता गारंटी से। इट मींस ये हुआ कि PF5 में ये हो रहा होगा कि उसकी TBP और उसकी स्क्वायर पिरामिडल एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही होंगी, और इंटर कन्वर्जन के थ्रू TBP स्क्वायर पिरामिडल TBP अमोनिया की तरह वो ज्योमेट्रीज एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही होंगी। इसी वजह से जब जब दुनिया में ऐसा होता है, किसी एक ही मॉलिक्यूल की दो ज्योमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं और उन ज्योमेट्रीज के बीच एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो एक ज्योमेट्री एनर्जी गेन करके दूसरी ज्योमेट्री में और दूसरी ज्योमेट्री एनर्जी लॉस करके पहली में कन्वर्ट होती रहती है। मींस ये क्या हो रहा होगा, आइए जरा समझते हैं। बेसिकली अगर PF5 के बारे में डिटेल में समझना चाहें तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर हम PF5 को लिखें, मतलब हम इसको कोवेलेंट मॉलिक्यूल मान के चल रहे हैं, अगर हम इस PF5 को लिखें तो हम ये कहेंगे PF5 की ये वाली जो स्टेट है, इस वाली स्टेट की TBP है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, उसको मान लेते हैं इस एनर्जी की स्टेट। और डेफिनेटली बात है कि जो TBP होती है, आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लासेस में कि जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती हैं, उन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्रीज में रिपल्सन कम होते हैं, बिकॉज उनमें 90 डिग्री के एंगल्स कम है। बोलो बेटा जी, उनमें रिपल्सन्स कम है, इनमें जो 90 डिग्री के एंगल्स हैं वो कितने हैं? केवल 6 एंगल्स हैं। बोलो बेटा जी, ओनली 6 एंगल्स हैं 90 डिग्री के इसके अंदर। लेकिन जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, यहीं पे मैं बता रहा हूं, लेकिन जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, इनकी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री अगर हम बनाना चाहें PF5 की, तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में 90 डिग्री के जो एंगल्स हैं वो ज्यादा होंगे। 90 डिग्री के एंगल्स हैं वो ज्यादा होंगे। कितने एंगल्स होंगे? 8 एंगल होंगे 90 डिग्री के। मींस यहां अगर 90 डिग्री के एंगल गिनना चाहूं, मैं काउंट करना चाहूं, 4 ऊपर वाले से और 4 इनके बीच में खुद में, तो 90 डिग्री के एंगल्स यहां पर 8 हैं और 90 डिग्री के एंगल्स यहां TBP के अंदर 6 हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि TBP में कम रिपल्सन है, लेस रिपल्सन है, लेस रिपल्सन है। इसको मैं कह सकता हूं लेस रिपल्सन है। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं। और अगर लेस रिपल्सन है, कम रिपल्सन है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। इट मींस TBP की एनर्जी लो होगी, लेकिन इनके केस में इनके स्क्वायर पिरामिडल भी उतने ज्यादा अनस्टेबल नहीं है। मींस इनकी जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, उनकी एनर्जी हाई तो होंगी, पर उसके और TBP के बीच का जो गैप है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। ऐसे केस में क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल की अगर दो ज्योमेट्रीज के बीच एनर्जी गैप कम हो जाए तो इसको बोलते हैं थर्मल इंटरकन्वर्जन। थर्मल इंटरकन्वर्जन का मतलब हो गया, ये वाली जो ज्योमेट्री है वो एनर्जी गेन करके इस ऊपर वाली ज्योमेट्री में चली जाएगी और ऊपर वाली ज्योमेट्री एनर्जी छोड़ के नीचे वाली ज्योमेट्री में आ जाएगी। और इस तरह से वही खेल होगा जो खेल अमोनिया का हुआ था। मींस ये जो PF5 है, कंटिन्यूअसली TBP से स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल से TBP, TBP से स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल से TBP। मींस ये जो PF5 है, ये लगातार दो ज्योमेट्रीज के बीच झूलता रहेगा, जिनमें से उसकी नीचे वाली जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और जो ऊपर वाली ट्रांजिशन स्टेट आपकी बनेगी वो ट्रांजिशन स्टेट आपकी होगी स्क्वायर पिरामिडल। अब अगर ऐसा होगा, मींस TBP स्क्वायर पिरामिडल में और स्क्वायर पिरामिडल TBP में, क्या करके? बोलो बेटा जी, क्या करके?
एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस करके। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। रोटेशनल बैरियर बोलते हैं इसको। और रोटेशनल बैरियर के बारे में मैंने आपको कहा हुआ है कि ये जो रोटेशनल बैरियर है, ये रोटेशनल बैरियर अगर कम होगा, अगर ये कम होगा किससे? थर्मल एनर्जी से। थर्मल एनर्जी का मतलब जो बाहर सराउंडिंग में एनर्जी अवेलेबल है, अगर उस थर्मल एनर्जी से रोटेशनल बैरियर कम होगा तो होगा क्या? ये एनर्जी गेन करके, मतलब एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से एनर्जी, आपको मालूम है एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से एनर्जी है। और उस एनर्जी को जैसे ही कोई स्ट्रक्चर, जैसे ही कोई ज्योमेट्री, जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा, वो रोटेट करके, उसके बॉन्ड रोटेट होके दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरी ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस ये एनर्जी गेन करके इसमें, और फिर ये एनर्जी छोड़ के इसमें आने लगेगा। और इस तरीके से, बिकॉज ये वाला जो रोटेशनल बैरियर है, ये रोटेशनल बैरियर इसका बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आपस में इंटर कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि TF5 एक फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा जी? फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब एक बात और इंटरेस्टिंग हमको समझनी है, क्या इसकी फ्लक्सोनिलिटी और अमोनिया की फ्लक्सोनिलिटी एक जैसी है? क्या अमोनिया का जैसे हमने फ्लक्सोनल बिहेवियर समझा था, क्या अमोनिया के बारे में जैसे हमने फ्लक्सोनिलिटी पढ़ी थी, क्या वही फ्लक्सोनिलिटी यहां पे होगी? आंसर है नहीं होगी। अमोनिया में जो फ्लक्सोनिलिटी थी वो थी टनलिंग की वजह से, दैट वाज क्वांटम टनलिंग। और यहां पर जो फ्लक्सोनिलिटी है दैट इज थर्मल इंटर कन्वर्जन। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं क्या बता रहा हूं क्लियरली समझ लीजिएगा। पहले तो समझ लीजिए कि बेसिकली ऐसा हुआ क्यों है। ऑल्दो स्क्वायर पिरामिडल और टीबीपी हम किसी की भी बना सकते हैं, पर बाकी के केस में क्या है, ये गैप ज्यादा होता है। इट मींस अगर मैं कंपैरिजन करके बताऊं आपको PF5 और PCl5 में, तो आप क्लियरली खुद समझ जाएंगे। अगर PF5 में मैं यहां पर टीबीपी बनाता हूं, तो कहीं यहीं पर उसकी स्क्वायर पिरामिडल है। ऐसे केस में ये जो रोटेशनल बैरियर है, ये रोटेशनल बैरियर बहुत कम है। इट इज वेरी लेस। बोलो बेटा जी, दिस रोटेशनल बैरियर डेल्टा थीटा इज रोटेशनल बैरियर, और ये रोटेशनल बैरियर लेस है थर्मल एनर्जी से। बट अगर PCl5 के केस में आप बनाओगे, और यहां पर अगर उसकी टीबीपी है, तो यहां कहीं उसकी स्क्वायर पिरामिडल होंगी। और ऐसे केस में ये जो रोटेशनल बैरियर है, ये रोटेशनल बैरियर टू हाई है, बहुत ज्यादा है। डेल्टा एच या रोटेशनल बैरियर जो है वो टू हाई है। अच्छा, टू हाई होने का क्या मतलब है? मैं बता देता हूं दरअसल क्या है। एक्चुअली अगर मैं दोनों का ग्राफ बनाना चाहूं, तो मैं आपको यहां से समझा रहा हूं। यहां पर मैं बना रहा हूं PF5 का ग्राफ, राइट और नॉट? बोलो बेटा जी। और यहां पर बना रहा हूं मैं PCl5 का। होगा क्या, दरअसल दोनों की स्क्वायर पिरामिडल्स अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं इसकी स्क्वायर पिरामिडल कंपेयर करूं, जो कि ट्रांजिशन स्टेट होगी इसकी स्क्वायर पिरामिडल, और अगर मैं इसकी स्क्वायर पिरामिडल कंपेयर करूं, जो कि ये भी ट्रांजिशन स्टेट होगी, ये वाली चीज कंपेयर करूं, तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि दरअसल है क्या। क्लियरिटी आपको अब हो जाएगी। वो ये फॉस्फोरस भी छोटा है, मतलब थर्ड पीरियड का ही है, उससे आगे मैं कह रहा हूं, हम तो थर्ड पीरियड वालों को छोटा ही मानते थे। याद करो जब मैंने आपको स्क्वायर पिरामिडल वर्सेस टीबीपी पढ़ाया था। और फ्लोरीन भी छोटे छोटे हैं। ऐसे केस में क्या होगा, अगर फ्लोरीन छोटे छोटे हैं, तो इनके बीच जो रिपल्सन है आपस में, ये वाला रिपल्सन वो रिपल्सन बहुत कम होगा, वो रिपल्सन लेस होगा। इसलिए इनकी स्क्वायर पिरामिडल्स की एनर्जी इतनी हाई नहीं होगी। पर इनके केस में जब आप जाओगे, ये आपने फास्फोरस बना दिया, ये आपने फास्फोरस ले लिया। अब जब बगल में आप क्लोरीन लोगे, तो क्लोरीन मोटे मोटे होंगे, और जब क्लोरीन मोटे मोटे होंगे, तो आप समझ ही सकते हो ये वाला जो रिपल्सन है ये बहुत ज्यादा होगा। और अगर रिपल्सन इसका बहुत हाई है, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बोलो बेटा जी, यही वजह दिस इज द रीजन मैंने क्या किया है, इसकी स्क्वायर पिरामिडल्स नीचे बनाई है। इसकी स्क्वायर पिरामिडल PF5 की जो स्क्वायर पिरामिडल्स हैं वो मैंने नीचे बनाई है। PF5 की जो स्क्वायर पिरामिडल्स हैं वो मैंने नीचे बनाई है। बोलो बेटा जी, वो मैंने लेस एनर्जी की बनाई है। पर जो PCl5 की स्क्वायर पिरामिडल्स है वो मैंने बहुत ऊंची एनर्जी की, बहुत हाई एनर्जी की बनाई है। बिकॉज इधर रिपल्सन ज्यादा है, उधर रिपल्सन कम है। उसकी वजह है इधर साइड एटम बहुत मोटे मोटे हैं।
टू मोटे मोटे हैं साइड एटम्स, उसकी वजह से इनमें रिपल्सन हाई है, और रिपल्सन हाई है तो इसकी एनर्जी भी हाई है। यही वजह है इनमें आपस में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, इनमें आपस में इंटर कन्वर्जन हो सकता है। मींस आप इसको इसमें इंटर कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल ज्योमेट्रीज है। थर्मल एनर्जी गेन करके टेम्परेचर, सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर से एनर्जी लेंगे, और एनर्जी लेके टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल में, स्क्वायर पिरामिडल छोड़ के टीबीपी में, टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल, टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल, इस तरह से दोनों ज्योमेट्री आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहेंगी, फ्लक्चुएट करते रहेंगी, फ्लक्जनल बिहेवियर दिखाएंगी। पर यहां एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, और इतना एनर्जी गैप आप फुलफिल कर ही नहीं सकते। इट इज टू हाई एनर्जी गैप, टू हाई। उतना सराउंडिंग में इतना टेम्परेचर या इतनी थर्मल एनर्जी होती ही नहीं। तो आप मुझसे सवाल पूछोगे, सर अगर हीट कर दे तो क्या होगा? उसको हम समझेंगे। उनको हम बोलते हैं फोर्स इंटरकन्वर्जन या फोर्स फ्लक्सनलिटी। आप देखेंगे पीसीएल 5 में फोर्स फ्लक्सनलिटी भी पॉसिबल, संभव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम चर्चाएं करेंगे। तो एक बात तो हमें ये समझ में आ गया, एक बात तो हमें समझ में आ गया बहुत क्लियरली, एक बात तो हमें समझ में आ गया, इनमें आपस में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, इनमें आपस में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ये तो हमें क्लियर समझ में आ गया। अब हमें यह समझना है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो हमें यह समझना है कि PF5 में जो ये दोनों कन्वर्ट होती हैं, PF5 के अंदर, PF5 में जो उसकी टीवीपी है, उसकी जो टीबीपी है, कौन सी बेटा जी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, और उसकी जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्रीज हैं, जब वो आपस में कन्वर्ट होती हैं, जब वो आपस में कन्वर्ट होती हैं, तो वो कन्वर्ट होती कैसे हैं, किस तरह से, क्या मैकेनिज्म होती है इस इंटर कन्वर्जन का? जैसे हमने अमोनिया में देखा था, वहां तो मैकेनिज्म थी क्वांटम टनलिंग। क्या थी बेटा जी? क्वांटम टनलिंग। यहां कौन सा मैकेनिज्म होता है? याद रखना, अमोनिया और यहां एकदम डिफरेंट होता है। अमोनिया में भी फ्लेक्सिबिलिटी थी, अमोनिया भी पिरामिडल और प्लेनर के बीच झूलती रहती थी, अमोनिया में भी पिरामिडल से प्लेनर, प्लेनर से पिरामिडल, पिरामिडल से प्लेनर होता रहता था, लेकिन वहां जो होता था उसकी वजह कुछ और थी। अमोनिया में वजह थी क्वांटम टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्वांटम टनलिंग वजह नहीं है, यहां कोई और वजह है, दैट इज कॉल्ड थर्मल इंटरकन्वर्जन। इसलिए याद रखना, ये प्रोसीजर जो होता है दैट इज कॉल्ड थर्मल रोटेशन के थ्रू, थर्मल रोटेशन के थ्रू होता है। और इन थर्मल रोटेशन को या एनर्जी गेन करके ये बॉन्ड रोटेट करते हैं एक दूसरे की तरफ। मींस क्या होता है? एनर्जी गेन करके एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल की तरफ और इक्वेटोरियल एक्सियल की तरफ रोटेट करना शुरू होते हैं। और इस प्रकार का जो रोटेशन होता है, इस तरह के जो रोटेशंस होते हैं, इस तरह के थर्मल रोटेशंस को कहा जाता है बेरी सूडो रोटेशन। क्या बोलते हैं इनको? बेरी सूडो रोटेशन। इट मींस अमोनिया में बेरी सूडो रोटेशन नहीं था, अमोनिया में बेरी सूडो रोटेशन नहीं था। नंबर 1 समझ लो, नेट वालों ढंग से समझ लो, जेम वालों आप टिफर के लिए समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अमोनिया में बेरी सूडो रोटेशन नहीं था, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आगे बोलूंगा बीपीआर। क्या बोलूंगा? बीपीआर, बेरी सूडो रोटेशन। अमोनिया में बेरी सूडो रोटेशन नहीं था। इट मींस क्लियर समझ लो, अगर फ्लक्सोनलिटी के दो कॉन्सेप्ट आपसे पूछे, मैं गजब की बात बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। अगर फ्लक्सोनलिटी के बारे में वो चर्चा करना चाहता है, फ्लक्सोनलिटी के बारे में वो आपसे पूछना चाहता है, फ्लक्सोनलिटी के बारे में अगर आपसे वो चर्चा करना चाहता है, तो दो तरह की फ्लक्सोनलिटी हम केमिकल बॉन्डिंग में या मेन ग्रुप में पढ़ते हैं। एक फ्लक्सोनलिटी थी अमोनिया के अंदर, जो फ्लक्सोनलिटी पढ़ी हम लोगों ने, दैट वाज द क्वांटम टनलिंग। वो फ्लक्सोनलिटी थी क्वांटम टनलिंग की कहानी, सारी स्टोरी वो क्वांटम टनलिंग की थी जो हम लोगों ने अमोनिया के अंदर पढ़ी। बोलो बेटा जी, दैट वाज क्वांटम स्टोरी ऑफ क्वांटम टनलिंग। बट PF5 में जो हम फ्लक्सोनलिटी पढ़ रहे हैं, बट PF5 भी फ्लक्सोनिल है। उसकी जो फ्लक्सोनलिटी है, उस फ्लक्सोनिटी को किससे हम एक्सप्लेन करते हैं? वो क्वांटम टनलिंग के थ्रू नहीं, वो बेरी सूडो रोटेशन। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय बेरी सूडो रोटेशन या थर्मल रोटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, जिसको बेरी सूडो रोटेशन या शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बीपीआर। इट मींस ये नेट में सवाल आ चुका है, फ्लक्सोनलिटी का क्वेश्चन आ चुका है नेट में, आप जाके देखिएगा 2017 में क्वेश्चन पूछा था।
दिसंबर जून में वो आप देख लीजिएगा कि बेसिकली इनमें से कौन कौन फ्लक्जेनिल है। ये सच है अमोनिया भी फ्लक्जेनिल है, प्लीज सुन लीजिएगा, ये ट्रू है, अमोनिया भी फ्लक्जेनिल है, तो फ्लक्जेनिल PF5 भी है, पर दोनों में एक बेसिक और एक मूलभूत डिफरेंस है, एक फर्क है, एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है, अमोनिया की जो फ्लक्जेनिटी थी दैट वाज ड्यू टू क्वांटम टनलिंग्स, वो क्वांटम टनलिंग्स थी, हम लोगों ने वहां पे उसको समझा था। बट PF5 में जो फ्लक्जेनिटी है, 2000 का थर्मल रोटेशंस, और इन अदर वर्ड्स 2000 का बेरी सूडो रोटेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? कितने लोगों को ये